आज हम लोग सभी एग्ज़ामों के मद्देनज़र छोटे शॉर्ट वीडियो में पॉलिटी का पहला क्लास करने आए हैं। पहला क्लास लेके आपके पास आए हैं और इस पूरे पॉलिटी के इस सीरीज में आपको जो अभी वर्तमान समय में होने वाला है, आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए सबसे उपयोगी उस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जो जिनका सबसे अधिक संभावना है परीक्षा में आने का। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका स्वागत करता हूं क्यूबिक्स क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग नागरिकता, जो सबसे पहला चैप्टर आप कह सकते हैं आपके आगामी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको ला रहे हैं। अगर कोई पीछे के चैप्टर्स की बात करेंगे तो कमेंट में हमें बता दीजिएगा। तो संघ शासित और प्रदेश की जो पहला चैप्टर है, एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, उसे भी करा दिया जाएगा। हालांकि उसे इसलिए स्किप किया गया है क्योंकि उससे संभावित प्रश्नों की संख्या कम आती है। प्रस्तावना इसके बाद आपको मिलेगा, प्रस्तावना स्किप नहीं किया गया है, भले ही हम लोग अनुच्छेद पहले में आज आ गए हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक आ गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज टू द पॉइंट केवल हम लोग बात करेंगे, नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान को देखेंगे। सबसे पहले तो ये एक ऐसा टॉपिक है पॉलिटी का, नागरिकता, सिटीजनशिप, जिसमें आपको जितने भी अनुच्छेद देखेंगे उन अनुच्छेदों की संख्या बहुत ही कम है। अनुच्छेद 5 से 11 तक ही है, बहुत ज़्यादा अनुच्छेद आपको पढ़ना नहीं है। अनुच्छेद 5 से 11 तक अगर बात करेंगे तो इसके सारे प्रावधान आपको अनुच्छेद 5 से 11 में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये भ्रम की स्थिति और थोड़ा सा बोला जाता है कि एक हट के टॉपिक होता है पॉलिटी में, जिसमें 2-3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिन अनुच्छेदों को करते समय हमें एक ही तरह का सभी अनुच्छेदों में बात समझ में आती है, जिससे कंफ्यूजन बना रहता है। आज उस पूरे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और अच्छे तरीका से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले नागरिकता को 2 भाग में पढ़ने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, जिसको कि बहुत ही कम अभ्यर्थी करने का प्रयास करते हैं, जिसके वजह से कंफ्यूजन बना रहता है। पहले तो नागरिकता प्राप्त कैसे होती है, उसके लिए कौन कौन से प्रावधान है, प्राप्त होने वाले कौन कौन से प्रावधान है। दूसरा, उन चीजों पर चर्चा करनी चाहिए जो अनुच्छेदों में बताया गया है, यानी अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार आप किस प्रकार से नागरिकता भारत के नागरिकता को प्राप्त करते हैं, अनुच्छेद के अनुसार। अब इसमें जैसे ही आएंगे अनुच्छेद के अनुसार तो आप देखेंगे कि किसे, कौन से भारत के नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार, जिसे मूल अधिकार भी बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारत के व्यक्ति को प्राप्त है। जब मूल अधिकार में जाएंगे तो नागरिकता का चैप्टर फिर से रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आज सबसे पहले इन चीज़ों को देखते हुए नागरिकता के उन प्रावधानों को पहले स्टार्ट करेंगे जो अनुच्छेदों में वर्णित है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है, और इसका जो प्रावधान लिया गया है, या जो कंसेप्ट है, ये विचारधारा है जो नागरिकता का, जो संविधान में सम्मिलित किया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, उसी प्रकार से भारत में भी एकल नागरिकता के प्रावधान हैं। जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, वैसे ही आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है अनुच्छेद 9 के अनुसार। ठीक है, इसे भी आज हम लोग इसी में देखेंगे। अच्छा, अब इसी क्रम में अनुच्छेद 5 को पहले देखेंगे कि अनुच्छेद 5 में किस प्रकार से व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है नहीं है, उसे कैसे नागरिकता मिलेगा। तो अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 में सिंपल सा प्रावधान है कि वह व्यक्ति जिसका वंश, निवास स्थान, पिता या पितामह, इसी प्रकार माता, और कोई पुराने ऐसा वंश या परंपरा के आधार पर आपका निवास यहां पर हो, उस आधार पे आपको अनुच्छेद 5 के अनुसार आपको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। स्वतः ही नागरिकता आपको प्राप्त हो जाती है। इसे दूसरे जगहों पे आप देखेंगे, कुछ किताबों में इस प्रकार से भी लिखा है, जन्म से नागरिकता। यानी
यदि आपके माता पिता यहाँ रहते हो, निवास करते हो, तो आपको जन्म, अगर आपका भी जन्म यहाँ हुआ है तो आपको स्वतः ही भारत की नागरिकता अनुच्छेद 5 के अनुसार मिल जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का आपको पंजीकरण या किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती। इसी क्रम में जब आप आगे जाएंगे, अनुच्छेद 6 देखेंगे। अनुच्छेद 6 उनके लिए है जो पाकिस्तान से भारत आए, जो पाकिस्तान से भारत आए। इन दोनों चीजों में एक चीज आपको स्पष्ट समझ लेना है, इन दोनों अनुच्छेदों में 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के दिन या 26 जनवरी 1950 के बाद जो व्यक्ति भारत में आया उसे अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता मिला। दूसरा, या तो वो स्वयं यहाँ, उसका कोई वंश, उसका कोई निवास, उसके पिता या उसका स्वयं से जन्म हुआ हो तो उसे नागरिकता अनुच्छेद 5 के अंतर्गत मिलेगी। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आए थे 26 जनवरी 1950 के पहले, ये डेट आप याद कर लेंगे, बहुत सारी किताबों में आपको नहीं मिलेगा, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 के बाद एक नया प्रावधान शुरू हो गया था जिसे बोलते हैं अनुमति पत्र। भारत से पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान से भारत आने के लिए अनुमति पत्र की प्रक्रिया शुरू हो गई थी 19 जुलाई 1948 से। तो दूसरा वाला जो है, ये पाकिस्तान से भारत आए थे, ये आपका 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी उसका विवरण अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अनुच्छेद 7 पर चलेंगे। इसे आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें तब तक। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 7 के पहले एक हम आपको अलग से चर्चा कर दें कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस दिन जितने भी भारत में निवास करने वाले व्यक्ति थे उन्हें भारत का नागरिक माना गया था। 26 जनवरी 1950 के बाद ये बात स्पष्ट रूप से पता थी कि 26 जनवरी 1950 के दिन जिन्हें हम सबको नागरिकता का प्रावधान में शामिल कर रहे हैं उन्हें भविष्य में उनके जांच और प्रक्रिया को देखना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें स्वेच्छा से प्रॉपर वे में एक सही रूप में नागरिकता का प्रावधान दिया जाएगा। इसके लिए 26 जनवरी 1950 को सबको नागरिक माना गया, लेकिन उसी दिन ये प्रावधान कर दिया गया कि 1955 का अधिनियम जो नागरिकता संबंधी अधिनियम बना, 1955 का अधिनियम जिसे हम नागरिकता अधिनियम भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी लोग होंगे जो विदेशी होंगे, जो भारत से पाकिस्तान आएंगे, भारत से पाकिस्तान जाके पुनः वापस आएंगे, उन सब के लिए प्रक्रिया 1955 के नागरिकता अधिनियम में किया गया था। तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गया और पुनः पाकिस्तान से वापस, पुनः पाकिस्तान से भारत आया, पाकिस्तान से भारत आया, इनके लिए कौन से प्रावधान रखे गए हैं उनका विवरण आपको अनुच्छेद 7 में मिलेगा। यानी अनुच्छेद 7 उनकी बात बताता है जो भारत से पाकिस्तान गए और पुनः किसी कारणवश वापस अपने देश भारत आना चाहते थे, उनके लिए संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 7 में रखे गए हैं। इसी क्रम में बहुत सारा ऐसा समस्या आपको देखने को मिलेगा जो 1955 के द्वारा नागरिकता अधिनियम जो बनाया गया था, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों से भी प्रश्न बनते हैं। 1955 के बाद जब अधिनियम आ गया, अधिनियम के बाद भारत से पाकिस्तान पुनः जो आ रहे थे, भारत से पाकिस्तान जाकर पुनः पाकिस्तान से भारत आने का प्रयास कर रहे थे, उनसे बहुत सारे प्रावधान ऐसे दिखने को मिल रहे थे जिसमें कि समस्याएं हो रही थी। सबसे पहला संशोधन लाया गया 1986 में, 1986 के बाद 1992 में, 1992 के बाद 2003 में, 2003 के बाद 2005 में, 2005 के बाद 2015 में और 2015 के बाद 2019 में। इतने संशोधन अभी तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में किए गए हैं। नागरिकता प्रावधान, नागरिकता संशोधन अधिनियम
इतने ही टॉपिक्स में बांटे गए हैं। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। स्टैटिस्टिकल जीके में कभी कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं कि इनसे संबंधित जो संशोधन है खुद ही आपको संशोधन दे देगा और वर्तमान समय की सरकार को पूछ देगा। तो याद रखिएगा, बीजेपी की सरकार केवल आपको 2015, 2019 और 2003, ये 3 में बीजेपी की सरकार थी, इसे आपको याद रखना है। बाकी सभी जगह अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार आपको मिलेगी, या तो गठबंधन की या तो बहुमत वाली। तो यही इतने प्रकार के संशोधन अभी तक हुए हैं। रिसेंट का जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, 2019 का है, जिस पर अभी विचार चर्चा हो रहा है। ठीक है, अब किस किस आधार पर अनुच्छेदों के अनुसार तो आपने देख लिया है। कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो बाहर रहने वाले व्यक्तियों को भी प्रावधान दिया गया है कि वो अगर बीच में चाहें अपना भारत की नागरिकता लेना तो अनुच्छेद 8 के तहत ले सकते हैं। यानी प्रवासी लोगों के लिए अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया है कि वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए स्टैटिस्टिकल जीके में एल.एम. सिंघवी नामक व्यक्ति थे, जिनकी समिति की सिफारिश पर संविधान सभा में सिफारिश पर 9 जनवरी, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी डेट रखा गया कि प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। तो ये प्रवासी लोगों के लिए अनुच्छेद 8 के अंतर्गत जो बनाई गई है प्रावधान, उसी को ध्यान में रख के एल.एम. सिंघवी समिति के अध्यक्षता वाली समिति ने सिफारिश किया था, इसे भी याद रखिएगा। इसके आगे अनुच्छेद 9 का प्रावधान है। अनुच्छेद 9 सीधा सीधा कहता है उन व्यक्तियों की बात, अनुच्छेद 9 उन व्यक्तियों की बात कहता है जो दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण करते हैं, दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण करते हैं और किस प्रावधान के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यह पूछा जाता है कि अगर वो दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण करते हैं भारत की नागरिकता होने के बावजूद, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत उनकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो अनुच्छेद 9, इसका उत्तर है स्वतः नागरिकता, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, भारत में भी एकल नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, वहां पर राज्य और केंद्र का जो संबंध है उसमें राज्य पावरफुल है। हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के संबंध में केंद्र पावरफुल है। आप केंद्र और राज्य की शक्तियां पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा। अनुच्छेद 10 इसके बाद है, जो बताता है नागरिकों के कौन कौन से अधिकार नागरिकता संबंधी अधिकारों की बात अनुच्छेद 10 में कही गई है। ठीक है, और एक आपका अनुच्छेद 11 बचता है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है, यही अनुच्छेद ज्यादातर पूछा जाता है एग्जामों में, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान संशोधन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है। उसके लिए आपको ये प्रावधान बताए गए। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान संसद के द्वारा बनाया जाता है, इसकी बात कही गई है। संसद बनाएगा, संसद द्वारा बनाया जाएगा, अनुच्छेद 11। ठीक है, किन किन आधारों पर नागरिकता प्राप्त होता है, तो नागरिकता प्राप्त होने के आधार, प्राप्त होने के आधार 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होने के आधार हैं, इसे याद रखिएगा। इन्हीं 5 को आपको स्पष्ट रूप से जान लेना है। एक, जन्म के आधार पर, जो मैंने आपको अनुच्छेद 5 में बताया, जन्म से। दूसरा, वंश परंपरा। तीसरा, देशीयकरण।
चौथा पंजीकरण, और पांचवा भूमि अर्जन। इतने ही इससे टोटल रिलेटेड टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। जन्म के आधार पर आप नागरिकता ले सकते हैं। यदि आपका वंश परंपरा कोई भी निवास करता है तो उनके आधार पर भी आप नागरिकता ले सकते हैं। देशीकरण का मतलब हुआ नेचुरलाइजेशन, कि मतलब आप यहाँ पर आप भी निवास कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी निवास कर रही है, तो स्वतः ही आपको नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर जो विदेशी व्यक्ति होता है, अगर वो यहाँ पर रहना चाहता है तो उसे कम से कम 7 वर्ष यहाँ पर रहना होगा। 6 माह पहले उसे आवेदन करना होगा पंजीकरण के लिए। ये सारी प्रक्रिया बनाई गई है, यानी ये विदेशी लोगों के लिए पंजीकरण के आधार पर इसकी सुविधा दी गई है। भूमि अर्जन भी उसी प्रकार से है। यहाँ पर अगर आप कोई प्रकार से भूमि अर्जित करते हैं और 7 वर्ष आप निवास करते हैं, और 7 वर्ष निवास करने के बाद 6 महीना पहले अगर आप सरकार के पास आवेदन देते हैं तो, और भूमि अर्जन का उसमें एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं, भूमि अर्जन की पूरी डिटेल आप देते हैं और पंजीकरण कराते हैं, तो आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो 5 प्रकार की नागरिकता और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के प्रावधान। इन्हीं में आपको अनुच्छेद और भाग ज़्यादातर पूछता है। कभी कभी एकाक स्टेटिकल एग्जाम में आप देखेंगे, स्टेटिकल जीके में आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं जो जिनका किताबों में, उस तरह के बुक्स में जो लूसेंट है, किरण है, उन सब की किताबों में संग्रह नहीं होता है। जैसे किसके द्वारा प्रवासी दिवस की सिफारिश की गई थी, तो एल.एम. सिंघवी की समिति थी जिनकी अध्यक्षता में उन्होंने सिफारिश किया था। महात्मा गांधी आए थे भारत 9 जनवरी 1915 को, उसे ध्यान रख के उन्होंने सिफारिश किया था। दूसरी बात ये पूछी जाती है, आज्ञा पत्र या अनुमति पत्र की प्रणाली भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कब प्रारंभ हुई थी, वो भी नागरिकता संबंधित प्रावधान उसी में है, तो 19 जुलाई 1948। इसके अलावा नागरिकता में आपको किसी प्रकार से और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। छोटे एग्जाम, बड़े एग्जाम जो भी हों, कुछ इसके दूसरे पार्ट्स हैं, वो अगले वीडियो में अगर संभव होगा तो हम दे देंगे, जिसमें आपको एनआरआई से संबंधित प्रावधान है, वो डिटेल एनालिसिस नहीं करते हैं, उसमें ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना कम होती है। और इसे आप जितने अच्छे से तैयार कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार या प्रस्तावना लेके आपके सामने आएंगे, और इसी तरह से हमारा प्रयास जारी रहेगा। आप सबके लिए शुभकामना, धन्यवाद।